अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाइड अग्रीमेंट्स, जो कि चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं कि वाइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जो सेक्शन 24 टू 30 तक हैं। हमने जैसे कि सेक्शन 23 में पढ़ा था कि अग्रीमेंट वाइड हो जाएगा अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन अनलॉफुल होंगी। वो उसमें बताई गई थी किस किस तरह, अगर अकॉर्डिंग द लॉ है या इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इस तरह की अगर कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होगा तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 24 में बता रहे हैं अग्रीमेंट वॉइड इफ़ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कि अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर कंसिडरेशन या जो ऑब्जेक्ट है वो एक पार्ट में अनलॉफुल हो। जैसे कि सेक्शन 24 में बताया गया है कि इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल, द अग्रीमेंट इज़ वॉइड। यानी कि अगर कोई कंसिडरेशन का एक पार्ट ही अनलॉफुल है तो वो पूरी कंसिडरेशन जो है वो वॉइड हो जाएगी, चाहे उसके एक ऑब्जेक्ट हो या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इस तरह का अग्रीमेंट हो रहा है, जैसे कोई एक बंदा दूसरी बंदे को कहता है कि आप मुझे 200 kg वीट दे दें और उसके साथ साथ 100 kg जो है वो ड्रग सप्लाई कर दें, एक ही बंदे को अगर ये कह रहे हैं, मतलब कंसिडरेशन जो है और ऑब्जेक्ट्स दो हैं अलग अलग, तो इसमें ये हो सकता है लॉ जो है वो जो 200 kg वीट की उन्होंने प्रॉमिस किया है एक दूसरे से और उन्होंने उसके बदले उन्हें पैसे देने होंगे, जो भी इनकी कंसिडरेशन हुई है वो तो इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन जो ड्रग्स का हुआ था वो वॉइड कहलाएगा। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि कंसिडरेशन एक हो लेकिन पार्ट में अनलॉफुल हो तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन में भी है कि ए प्रोमिसेस टू सुपरिटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी a legal manufacturer of indigo and an illegal traffic in other articles। जैसे कि ए प्रॉमिस कर लेता है बी को कि मैं आपको सुपरिटेंडेंट के तौर पर आपके अकॉर्डिंग काम करूँगा, उसमें क्या करके देगा, वो उन्हें लीगली मैन्युफैक्चर करके देगा इंडिगो, और उसके साथ साथ एंड भी है एंड इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स, और उसकी इलीगल ट्रैफिकिंग भी करके देगा। बी कहता है ठीक है आप मुझे एज अ सुपरिटेंडेंट काम करें और मुझे ये दोनों काम करके दें, मतलब कंसिडरेशन एक है, उसके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो रहे हैं कि एक तो लीगल मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिगो की करके दे और साथ साथ इलीगल ट्रैफिकिंग भी क्या है। बी प्रॉमिस टू पे टू ए अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ अ ईयर। ठीक है, यहाँ पर कंसिडरेशन सिर्फ एक हो रही है। दिस अग्रीमेंट इज़ वॉइड। ये अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है एज प्रॉमिस का एंड द कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस बीइंग इन पार्ट अनलॉफुल, कि जो कंसिडरेशन बी अगर ए को देगा इन दो काम के बदले, जो एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो कंसिडरेशन पार्टली तो अनलॉफुल है ना एक तरह से, जो इलीगल काम के लिए जा रही है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का या इस अग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी गलत है पार्ट में। एक तो ये ठीक है कि लीगली मैन्युफैक्चर करके देगा लेकिन इलीगली ट्रैफिकिंग भी करके देगा और बंदा सिर्फ एक है, तो इस तरह का अग्रीमेंट वाइड हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि कोई दो से एक से ज़्यादा लोग होते तो और जो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट था वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो पार्ट में ही अनलॉफुल है, तो इस तरह का अग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाता है, तो वाइड हो जाता है। इसके बाद वाइड अग्रीमेंट्स में सेक्शन 25 है जो बताता है अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन वाइड। ये एक रूल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है जो बताता है कि ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही ना हो वो वॉइड हो जाता है। लेकिन सेक्शन 25 में उसके कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कि इन बातों में नहीं होगा, मतलब अग्रीमेंट वॉइड नहीं कहलाएगा भले उनमें कंसिडरेशन नहीं होगी तो भी, वरना ये एक रूल है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। लेकिन सेक्शन 25 जो है वो कुछ एक्सेप्शंस दे रहा है कि इन चीज़ों पर वॉइड नहीं होगा, जिसमें पहला है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन रिटन एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर और इलनेस। ये कह रहे हैं कि ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो और वो रिटन और रजिस्टर्ड भी हो तो वो वैलिड होगा, लेकिन अगर वो लव एंड अफेक्शन के तौर पे दिया गया है, किया गया है कॉन्ट्रैक्ट,
जैसे मिसाल के तौर पे कोई फादर अपने बच्चे को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं, उसके बदले में उसके बच्चे उन्हें तो कुछ नहीं देते और वो गिफ्ट रिटन फॉर्म में रजिस्टर्ड भी हो जाता है, तो वो उसके लिए कंसिडरेशन ज़रूरत नहीं है और वो अग्रीमेंट वैलिड ही होगा। उसकी वैलिडिटी पर कोई शक नहीं कर सकता कि ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं थी। ठीक है, जैसे कि गिफ्ट में डोनर और डोनी का होता है कि डोनर जो है वो डोनी को गिफ्ट देता है तो उसमें कंसिडरेशन नहीं होती किसी भी किस्म की। तो सेक्शन 25 ये एक्सेप्शन देता है कि वो भी वैलिड होगा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो एक्सप्रेस भी हो और रिटन फॉर्म में भी हो। ठीक है, सेकेंडली इन्होंने कहा है इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compelled to do or unless। इसमें क्या गया है कि अगर ऐसा प्रॉमिस किया जाए जो किसी को कंपनसेट करना हो ऐसे काम का जो वो कर चुका है, इसमें भी एक कंसिडरेशन नहीं होती लेकिन अग्रीमेंट वैलिड होता है। यानी कि प्रॉमिसर प्रॉमिसी को कोई चीज़ दे रहा है, उसके बदले में प्रॉमिसी से कुछ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये अग्रीमेंट वैलिड होगा। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा काम जो उसने पहले से कर चुका है, उससे पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था इस बारे में, लेकिन बाद में उसे कंपनसेट किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी आदमी का कोई पेट गुम हो जाता है, उसे कोई बाहर से कोई बंदा ढूंढ के ला के देता है, उसे वो बहुत पसंद होता है पेट, तो वो इतना परेशान हो रहा होता है, सब जगह ढूंढ रहा होता है, उसे कोई बाहर से ला के देता है और कहता है कि ये आपका बाहर घूम रहा था, ये लीजिए। ठीक है, तो वो इतना खुश हो जाता है कि वाह आपने मुझे ढूंढ के ला दिया, इसलिए मैं आपको 10,000 देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सामने वाली पार्टी ने तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया हुआ था पहले से, उसने वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज दी हैं, अपनी मर्ज़ी से उन्हें ढूंढ के ला के दे दिया। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेट किया जा रहा है ये भी विदाउट कंसिडरेशन है ना एक तरह से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बन रहा है, सिर्फ जब बाद में दे रहा है वो पैसे अपनी मर्ज़ी से, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी वैलिड ही होगा, जबकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है। ऑलरेडी जो काम उसने कर दिया है उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, इससे पहले उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था एक्सप्रेसली कोई भी। थर्ड में ये कहता है और एज अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट पार्ट बाय लॉ, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा हो जो ऐसा डेब्ट को भरने के लिए जो पार्ट बाय लिमिटेशन लॉ हो चुकी है। It is a promise made in written and signed by the person to be charged therewith or by his agent, generally or especially authorized in that behalf, to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment, but for the law for the limitation of suits. In any of these cases, such an agreement is a contract. ऐसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने किसी से पैसे लिए थे 3,000 रुपये, लेकिन लिमिटेशन लॉ में लिखा है कि आप अपनी डेब्ट को कब तक वापस ले सकते हो या उसके लिए सूट फाइल कर सकते हो सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। अगर आपको कोई पैसे आपके वापस नहीं दे रहा तो आप सूट फाइल कर सकते हो, आपके पास सिर्फ 3 ईयर्स हैं उसके लिए। लेकिन एक बंदा सूट फाइल नहीं करता और 3 साल भी गुजर जाते हैं और वो पैसे मांगे या सूट करे तो वो नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उधर ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्रेडिटर जो है वो अपनी मर्ज़ी से, अगर अपनी मर्ज़ी से प्रॉमिस करे कि चाहे ये बार्ड बाय लॉ हो चुकी है डेब्ट, मैं आपको फिर भी ये पैसे देना चाहता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा, जबकि इसकी कंसिडरेशन नहीं रही कोई भी। पहले में कंसिडरेशन थी लेकिन वो बार्ड बाय लॉ हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में अगर क्रेडिटर खुद ही अपनी मर्ज़ी से प्रॉमिस करे जो कि डेब्ट जो है वो बार्ड बाय लॉ हो चुकी है कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब फ्रीली कंसेंट के साथ, तो ये भी न्यू अग्रीमेंट एक बन जाएगा और वो वैलिड होगा, इसमें कंसिडरेशन जबकि नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेंट। इससे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन ये बता रही है कि अगर कोई लव एंड अफेक्शन पर कोई गिफ्ट दे रहा है डोनर डोनी को, तो उसकी वैलिडिटी पर किसी भी किस्म का शक नहीं किया जा सकता इस सेक्शन में कि वो वैलिड होगा भी या नहीं, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं होती। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है और रिटन है तो वो वैलिड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 कहती है एन agreement to which the consent of the promiser is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promiser was freely given or not. एक्सप्लेनेशन 2 कह रही है कि अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट हो रहा है जिसमें प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों का कंसेंट बिल्कुल फ्रीली गिवन है, वो वाइड नहीं होगी, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि कंसिडरेशन इनएडुकेट है। यानी कि
अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा अपना एक हॉर्स सेल कर रहा है, जबकि वो हॉर्स है 1000 रुपीज़ का, लेकिन अपनी मर्ज़ी से अपने किसी फ्रेंड वगैरह को सेल कर रहा है, तो वो कहता है तो ये 1000 का, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में दे रहा हूँ। तो ये कंसिडरेशन बिल्कुल इनएडुकेट है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर उनका कंसेंट बिल्कुल फ्रीली गिवन था दोनों पार्टीज़ का, तो ये वॉइड नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से कि इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन है। लेकिन हाँ, साथ ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि but the question inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। ये कह रहे हैं कि अगर कोई सूट फाइल करता है बाद में, तो इस इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का जो ये क्वेश्चन है, ये कोर्ट उठा सकती है, मतलब ध्यान में रख सकती है जब सेटलमेंट कर रहे हो या किसी भी किस्म का डिसीजन दे रहे हो, कि अगर ये जो इनएडुकेट कंसिडरेशन हुई है, इसकी वजह कहीं कोई कोविजन तो नहीं थी, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं था कि किसी ने डरा धमका के कहा हो कि नहीं मुझे 10 रुपीज़ में ही दो। तो ये चीज़ चेक करने के लिए कोर्ट इसको नज़र में रख सकती है, इस क्वेश्चन को। ये बताता है सेक्शन 25। तो जो ये सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इसके कुछ इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए है कि ए प्रॉमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी ₹1000, दिस इज अवॉइड एग्रीमेंट। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 25 में अगर कहीं भी कुछ बात हो कि कंसिडरेशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को 1000 रुपीज़ देगा, बस, मतलब बी उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे रहा, तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। इसकी इलस्ट्रेशन बी कहती है ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिसेस टू गिव हिज सन बी ₹1000। ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने अभी इसके एक्सेप्शन 1 में पढ़ा था कि अगर ए कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी को कोई अपनी लव एंड अफेक्शन की वजह से किसी को कोई चीज़ दे और उसे रिटन में भी लेकर आ जाए और रजिस्टर्ड भी करा ले, तो ये क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो कि हमने अभी इसके पॉइंट 1 में पढ़ा था, एक्सेप्शन 1 में सेक्शन 25 के। और इसकी जो सी है इलस्ट्रेशन, वो बताती है कि ए फाइंड्स बी's पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, बी प्रॉमिसेस टू गिव ए ₹50, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कि ये बता रही है, इस इलस्ट्रेशन की एग्जांपल है ये, जो कि पॉइंट 2 था, एक्सेप्शन 2 थी सेक्शन 25 में, कि अगर कोई वॉलंटरीली अपनी कुछ काम करके दे, तो अगर उसके लिए कंपनसेट किया जाए तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा। इसमें एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि ए अगर बी का ए जो है वो बी का पर्स ढूंढ के ला के देता है, बी बड़ा परेशान है कि उसे उसका पर्स नहीं मिल रहा, ए कोई राह चलता बंदा है, उसे कोई पर्स मिला, उसने कहा भैया आपका पर्स है क्या, तो वो खुश हो जाता है, शुक्र किसी को मिल गया, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको इसके बदले 50 रुपीज़ दूंगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, जबकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, वो ऑलरेडी डन सर्विसेज के तौर पे उन्होंने दिया है, अभी कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, इलस्ट्रेशन डी कहती है कि ए सपोर्ट्स बी's इन्फेंट सन, बी प्रॉमिसेस टू पे एज एक्सपेंसिव इन सो डूइंग, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक्सेप्शन 2 का ही है एग्जाम्पल, के ए सपोर्ट करता है बी के जो बेबी है उसको पालने में, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से वो उसे वॉलंटरी सर्विसेज दे रहा है कि वो बचपन में जब वो इन्फेंट था तो उसे पाला, उसके बाद बी प्रॉमिस करता है कि जो भी एक्सपेंसेस आए उसे ये सारा उसकी परवरिश करने में, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ई ए ऑस बी ₹1000 but the debt is barred by the limitation act. A signs a written promise to pay B ₹500 on account of debt, this is a contract। ठीक है, ये जो है वो आ गई इलस्ट्रेशन जो है एक्सेप्शन 3 के, जिसमें बताया गया था कि डेप्ट जो है अगर बार्ड बाय लॉ हो जाए तो फिर भी प्रॉमिस अगर किया जाए तो वैलिड कहलाएगा। जैसे कि ए ने बी से 1000 रुपीज़ लिए, लेकिन जो डेप्ट थे वो बार्ड बाय लॉ हो गई, लिमिटेशन एक्ट हो गई, तो यहाँ पर अगर बाद में अगर ए एक रिटन प्रॉमिस लिख कर दे कि मैं आपका फिर भी ये पे कर दूंगा, या पूरे पे ना करे, मतलब क्योंकि उसकी मर्ज़ी पर है, सिर्फ आधे पे कर दे तो वो उसकी मर्ज़ी है, ये भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, कि ए ने बी से एक 1000 रुपीज़ लिए, लेकिन 3 साल हो गए उसके पास, 3 साल का टाइम था, उसमें वो मतलब उसे वो पेमेंट उसने वापस नहीं दी, तो बी के पास 3 साल का टाइम था कि वो सू कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ पर बी ए की
मर्ज़ी है कि वो अगर चाहे तो उसे पैसे दे, नहीं भी देगा तो उसे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि डेब्ट जो है बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट हो गई है। लेकिन अगर वो ख़ुद रिटन प्रॉमिस करके उसे पूरी पेमेंट दे दे या हाफ दे दे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा। इलस्ट्रेशन एफ कहती है कि ए अग्रीज टू सेल अ हॉर्स worth rupees 1000 for rupees 10. A's consent to the agreement was freely given. The agreement is a contract notwithstanding the inadequacy of the consideration. ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दे दी कि ए बी को 1000 रुपीज़ का जो हॉर्स है लेकिन वो देता है ₹10 में और अपनी मर्ज़ी से देता है, बिल्कुल उसका कंसेंट फ्रीली गिवन होता है, तो ये भी अग्रीमेंट वैलिड कहलाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि भले वो इनएडिक्वेसी थी या नहीं थी। लेकिन ए अग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1000 for rupees ए डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द अग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन। ए अग्री करता है सेल करने का अगर ऐसा हो कि ए जो 1000 रुपीज़ का हॉर्स है वो 10 रुपीज़ में सेल करे, लेकिन बाद में कोर्ट में जाए कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती 10 रुपीज़ का ख़रीदा है, मेरा इसमें कंसेंट शामिल नहीं था, तो फिर क्या कर सकता है कोर्ट? तो फिर द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज़ अ फैक्ट विच द कोर्ट शुड टेक इनटू अकाउंट इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट एज कंसेंट वॉज फ्रीली गिवन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ए खुद सू कर ले, मतलब कोर्ट में जाए और बताए कि मेरा कंसेंट शामिल नहीं था उसे 10 रुपीज़ का देने में, तो हाँ कोर्ट इस बात को उठा सकती है और कंसीडर कर सकती है कि ए का कंसेंट शामिल था या नहीं था। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे चैप्टर जो न्यू 2 है उसका भी और वॉइड एग्रीमेंट्स का। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।